नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम दोनों के लिए है। चाहे वो एनसी वेब से हो, चाहे वो सोल से हो, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो इग्नू से हो, किसी के लिए भी है। सबसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम हो, सबके लिए है। और उस टॉपिक का नाम है राजनीति का शक्ति के रूप में अध्ययन। राजनीति का शक्ति के रूप में अध्ययन। जैसे हम कई सारे दृष्टिकोण पढ़ते हैं तो इसमें शक्ति के रूप में भी राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है राजनीति का शक्ति के रूप में अध्ययन। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे कि इसकी भूमिका हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इसकी परिभाषा चाहे शक्ति क्या है ये देखेंगे, फिर शक्ति की विशेषता देखेंगे और लास्ट में हम देख लेंगे शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो इन 4 टॉपिक के माध्यम से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका। तो भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं, आपको ध्यान से सुनना है, फिर मैं लिखवा दूंगा कि राजनीति हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है। राजनीति हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबके लिए कानून बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व सबके निर्धारित किए जाते हैं। और इन अधिकारों को, इन कानूनों को, इन निर्णयों को लागू करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर शक्ति नहीं है तो ये सिर्फ किताब और कागज़ में ही रह जाएंगे और इसको लागू करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे एक इंजन के बिना गाड़ी की कोई महत्व नहीं होती है, वैसे ही शक्ति के बिना राजनीति का भी कोई महत्व नहीं है। और शक्ति के बिना समाज में शांति, न्याय, व्यवस्था और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती। और इसके बिना, शक्ति के बिना राजनीति क्या है, अधूरी है। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि शक्ति राजनीति का केंद्र है, उसके केंद्र में है और इसी का राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आपको लिखना क्या है भूमिका में, एक बार और बोल देता हूँ। अब आपको लिखना है कि राजनीति हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबके लिए कानून बनाए जाते हैं, सबके लिए निर्णय लिए जाते हैं, सबके लिए अधिकार, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। और इन निर्णयों को, इन कानूनों को लागू करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर शक्ति नहीं है तो ये निर्णय और कानून सिर्फ किताबों में और कागज़ में ही रह जाएंगे और राजनीति शक्ति के बिना बिल्कुल ही अधूरी है। जैसे एक इंजन के बिना गाड़ी का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही शक्ति के बिना राजनीति का कोई महत्व नहीं है और शक्ति के बिना राजनीति बिल्कुल अधूरी है। शक्ति नहीं है तो समाज में न्याय, शांति, व्यवस्था और खुशहाली स्थापित नहीं की जा सकती है। इसलिए कुछ विद्वान शक्ति को राजनीति का केंद्र मानते हैं और केंद्र में रख के उसका अध्ययन कहते हैं। वो कहते हैं राजनीति में शक्ति का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको भूमिका के अंतर्गत लिखनी है। इसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक देखेंगे वो कि शक्ति क्या है। ये पहला टॉपिक है। दूसरा हम देखेंगे कि शक्ति क्या है। शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, शक्ति की परिभाषा मतलब शक्ति क्या है। तो शक्ति की परिभाषा को लेकर भी विवाद है। शक्ति की परिभाषा को लेकर भी विवाद है। अब विवाद का कारण क्या है कि अलग अलग विद्वान शक्ति से जुड़े हुए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो शक्ति से मिलते जुलते शब्द है उसका प्रयोग करते हैं, जैसे बल, सत्ता, प्रभाव और प्रभुत्व। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द शक्ति से मिलते जुलते हैं। इसलिए शक्ति की परिभाषा को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि शक्ति इन चीज़ों से अलग है या यही है। तो शक्ति के बदले में कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सत्ता, बल, प्रभाव और प्रभुत्व। तो इसमें थोड़ा सा लिखना क्या है कि शक्ति की परिभाषा को लेकर, चाहे शक्ति क्या है, इसको लेकर थोड़ा विवाद है। और विवाद के कारण है कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा शक्ति से मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग किया जाता है
और वो शब्द है बल, सत्ता, प्रभाव और प्रभुत्व। लेकिन फिर भी चार्ल्स मेरियम ने कहा है कि हमें इसके शब्दों के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इसके अध्ययन पे जोर देना चाहिए। तो इतना लिखने के बाद सबसे पहले आप इनकी कई विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं इसके बारे में, शक्ति के बारे में, वो आपको देखना पड़ेगा। और सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा, और ये है इसके अंदर जॉर्ज कैटलिन इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी, और उस किताब का नाम था सिस्टमैटिक थ्योरी। सिस्टमैटिक थ्योरी में इन्होंने शक्ति की परिभाषा बताई है, और इसके अंतर्गत इन्होंने इस किताब में कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर अपने इरादों को पूरा करने की चाहत होती है। हर व्यक्ति के अंदर अपने इरादों को पूरा करने की चाहत होती है और उसके लिए स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है अपनी, उन्होंने किताब सिस्टमैटिक थ्योरी में शक्ति की परिभाषा दी है, और शक्ति की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है हर व्यक्ति के अंदर अपने इरादों को पूरा करने की चाहत होती है और उसके लिए हमें स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। और शक्ति उस स्थिति को कहेंगे जहाँ व्यक्ति अपने इरादों को पूरा करने में संभव हो, जहाँ व्यक्ति अपने इरादों को पूर्ति करने में सक्षम हो, उससे हम शक्ति कहेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको सिंपल करके बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के कुछ इरादे होते हैं और उन इरादों को पूरा करने की उसके अंदर चाहत होती है कि मैं अपने इरादों को पूरा करूं, और उस इरादे को तभी वो पूरा कर सकता है जब वो स्वतंत्र हो। तो इसके बाद कहते हैं शक्ति उस स्थिति को कहेंगे जो व्यक्ति की इरादों को पूर्ति करता हो, तो उसी सिचुएशन को उन्होंने शक्ति कहा है। तो एक बार लिखना क्या है ये सुन लो। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर कुछ इरादे होते हैं, हर व्यक्ति में कुछ इरादे होते हैं और उन इरादों को पूरा करने के लिए उसके अंदर चाहत होती है, और इन इरादों को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता की जरूरत होती है। और शक्ति उस स्थिति को कहेंगे जिसमें व्यक्ति के इरादों को पूर्ति करने की संभावना हो। तो ये आप जॉर्ज कैटलिन की परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद आपको लिखेंगे, आप लिखना है लासवेल की परिभाषा एक लिखेंगे। लासवेल ने कहा था कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। प्रभावशाली का अध्ययन है, ये इन्होंने लासवेल ने कहा है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति समाज में मूल्य और मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रभाव अपना स्थापित करता है। हर व्यक्ति समाज में मूल्य और मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रभाव दिखाता है, चाहे प्रभाव छोड़ता है अपना, ताकि वो इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, चाहे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इसी का शक्ति राजनीति में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपको ये लिखना है, लासवेल ने कहा है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि प्रभाव हमें शक्ति ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक दिखाई देती है, चाहे नीचे से ऊपर तक दिखाई देती है। हर जगह क्या होता है, हर व्यक्ति प्रभाव अपना दिखाता है, प्रभावशाली बनने की कोशिश करता है, और राजनीति इन्हीं का अध्ययन करता है। तो दूसरी परिभाषा लासवेल का लिख लेंगे। आप तीसरी जो परिभाषा लिखेंगे वो मैक्स वेबर की परिभाषा लिखेंगे, ये तीसरी। और एक और कि मैक्स वेबर की जो विशेषता है कि ये शक्ति की जो परिभाषा है वो समाज शास्त्र के संदर्भ में दिया है। शक्ति की परिभाषा इन्होंने समाज शास्त्र के संदर्भ में दिया है, और शक्ति की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है कि एक
एक व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध लागू करता है तो उसे शक्ति कहते हैं। अगर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को लागू किया जाता है तो उसे शक्ति कहा जाता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मैक्स वेबर की एक बार और सुनिए परिभाषा है, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध लागू किया जाता है तो वो शक्ति है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को लागू करना शक्ति है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को लागू करना शक्ति है। ये इन्होंने मैक्स वेबर ने कहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अपनी शक्ति को लागू करना शक्ति, अपनी इच्छा को लागू करना शक्ति है। इसके बाद आप अगला परिभाषा लिख लेंगे और ये आप मैकाइबर एक पॉलिटिकल थिंकर, इन्होंने कहा था कि शक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा दूसरों से अपना काम करवाया जाता है, चाहे दूसरों से अपनी इच्छा का पालन करवाया जाता है। शक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा दूसरों से अपना काम करवाया जाता है, चाहे दूसरों से अपनी आज्ञा का पालन करवाया जाता है। तो ये आप मैकाइबर में लिखेंगे कि शक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा दूसरों से अपना कार्य करवाया जाता है, चाहे दूसरों से अपनी इच्छा का पालन करवाया जाता है। तो ये मैकाइबर में लिख लेंगे आप। इसके बाद आप चार्ल्स मेरियम का लिखेंगे। चार्ल्स मेरियम ने कहा है कि राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है। राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है। चार्ल्स मेरियम के अनुसार राजनीति शक्ति और उसके संघर्षों का अध्ययन है। तो इसमें ये लिख लेंगे। एक और लास्ट परिभाषा आप लिखेंगे, रॉबर्ट डहल। और रॉबर्ट डहल ने कहा था कि राजनीति के अंदर शक्ति और सत्ता का विस्तार से प्रयोग किया जाता है। राजनीति के अंदर शक्ति और सत्ता का विस्तार से प्रयोग किया जाता है। राजनीति के अंदर शक्ति और सत्ता का विस्तार से प्रयोग किया जाता है। तो ये रॉबर्ट डहल ने कहा है कि राजनीति के अंतर्गत शक्ति और सत्ता का विस्तार से प्रयोग किया जाता है। तो ये शक्ति के बारे में, शक्ति क्या है उसके बारे में ये परिभाषाएं हैं। जितना मैंने बताया, जैसे बताया वही आपको लिखना है। ये 6 परिभाषाएं आपको लिखना है। जॉर्ज कैटलिन का, लॉसवेल का, मैक्स वेबर का, मैकाइबर का, चार्ल्स मेरियम का और रॉबर्ट डहल का। इन लोगों ने शक्ति की जो परिभाषा दी है वो मैंने अभी बताया, और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको ये लिखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब एक हेडिंग बनाएंगे आप कि शक्ति की विशेषता। शक्ति की विशेषता,
ये आपकी हेडिंग, अगला हेडिंग है शक्ति की विशेषता। तो शक्ति की कुछ विशेषताएं इसमें लिखेंगे, शक्ति की निम्न विशेषताएं हैं, और उसके बाद लिखेंगे आप पहली जो इसकी विशेषता लिखेंगे शक्ति की, वो ये है कि शक्ति की अवधारणा, शक्ति की अवधारणा संबंधनात्मक है, संबंधनात्मक है। शक्ति की अवधारणा क्या है? संबंधनात्मक है। ये पहली अवधारणा, पहली विशेषता में लिखेंगे। और इसका मतलब होता है, शक्ति की अवधारणा संबंधनात्मक का मतलब है कि शक्ति के अंतर्गत दो व्यक्ति के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। दो व्यक्ति के पक्ष शामिल होते हैं। शक्ति के अंतर्गत दो व्यक्ति के पक्ष शामिल होते हैं। एक वह व्यक्ति जो शक्ति का प्रयोग करता है और एक वह व्यक्ति जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है शक्ति की अवधारणा संबंधनात्मक है। दो व्यक्तियों के बीच इसमें संबंध होता है। एक वह व्यक्ति जो शक्ति का प्रयोग करता है और एक वह व्यक्ति जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से पहली इसकी विशेषता यही लिखेंगे, शक्ति की अवधारणा संबंधनात्मक है। यहाँ पे है लिख लेंगे, संबंधनात्मक है। तो पहले इसकी विशेषता ये, शक्ति की अवधारणा संबंधनात्मक, इसमें लिखना है। इसका अर्थ है कि इसमें दो व्यक्तियों के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। एक वह जो शक्ति का प्रयोग करता है और एक वह जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे आप, दूसरी जो इसकी विशेषता है, शक्ति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। शक्ति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। देखिए, हर व्यक्ति की जो शक्ति है, चाहे हर शक्ति हो, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। अगर परिस्थिति बदलता है तो शक्ति कम या ज़्यादा हो सकता है। तो शक्ति परिस्थितियों पर निर्भर करता है और परिस्थितियों के बदलने से शक्ति कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, दोनों के शक्तियों में अंतर है। अंतर क्यों है कि परिस्थिति अलग है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय व्यवस्था है और उनके यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति सबसे मजबूत होता है और जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। तो ये परिस्थितियों के बदलने से शक्ति में बदलाव आ जाता है। दूसरा है कि लोकतंत्र और राजतंत्र, इसमें भी शक्ति में अंतर आता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि राजा नहीं होता है, प्रधानमंत्री चाहे वो जितने भी अधिकारी होते हैं सब जनता के सेवक होते हैं। मतलब लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है। लेकिन राजतंत्र में जो राजा कहेगा वही सब कुछ होगा, वो सर्वोच्च वही होता है। लेकिन लोकतंत्र में कोई सर्वोच्च नहीं होता है, सबके ऊपर सत्ता का मतलब बंधन होता है, सत्ता से बंधे होते हैं। तो ये परिस्थिति है। एक अमीरी और गरीबी, जो सबसे अमीर है उसके पास जरूर कुछ शक्तिशाली वो होगा, शक्ति होंगे, लेकिन जो गरीब है वो शक्ति नहीं रखता है, कम रखता है। तो शक्ति किस पर निर्भर करती है? परिस्थितियों पर निर्भर करता है शक्ति। परिस्थितियों के बदलने के बाद शक्ति कम या अधिक हो सकती है। जैसे अमेरिका और भारत के पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्ति एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो शक्ति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तीसरी आप विशेषता लिखेंगे, शक्ति के पीछे अनुशक्तियाँ होती हैं। शक्ति के पीछे अनुशक्तियाँ होती हैं। शक्ति के पीछे अनुशक्तियाँ होती हैं। अनुशक्तियाँ किसे कहते हैं? अनुशक्ति का मतलब होता है कि शक्ति आखिर शक्ति कैसे मिलती है? शक्ति अनुशक्तियों के माध्यम से ही मिलती है। जैसे मान लो प्रभाव है, बल है, सत्ता है, ये सब क्या है? अनुशक्ति है। और ये है तभी व्यक्ति शक्तिशाली है, तभी शक्ति है। अगर प्रभाव नहीं है, बल नहीं है, सत्ता नहीं है तो शक्ति नहीं है। तो शक्ति के पीछे अनुशक्तियाँ होती हैं और जब तक अनुशक्तियाँ नहीं है तो शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए शक्ति कैसे मिलती है? जब प्रभाव है, बल है और प्रभुत्व है, और ये नहीं है तो शक्ति नहीं है।
तो अगली परिभाषा है कि शक्ति के पीछे अणुशक्तियाँ होती हैं। अगर अणुशक्ति नहीं है तो शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। अणुशक्ति जैसे प्रभाव बल और प्रभुसत्ता, ये नहीं है तो शक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद आप लिखेंगे कि सैन्य शक्ति और राजनीति, सैन्य शक्ति राजनीतिक शक्ति से अलग है। सैन्य शक्ति राजनीतिक शक्ति से अलग है। इसका मतलब जो सैन्य शक्ति का मतलब है, सैनिक शक्ति का मतलब क्या है? सैनिक शक्ति का मतलब वास्तव में शक्ति प्रयोग से, सैनिक शक्ति का मतलब वास्तव में सैनिक सत्ता के शक्ति के प्रयोग से है। लेकिन राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है। और सैन्य शक्ति में वास्तव में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सैन्य शक्ति मनोवैज्ञानिक है और ये व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे प्रभाव छोड़ता है और उसके माध्यम से भी अपनी शक्ति को दिखा सकता है। लेकिन सैन्य शक्ति हमेशा बल प्रयोग किया जाए। सैन्य शक्ति में क्या होता है? बल प्रयोग करके ही अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक शक्ति एक मनोवैज्ञानिक शक्ति होता है और इस मनोविज्ञान के द्वारा भी किसी व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे प्रभाव छोड़ा जा सकता है। देखते हैं कि हम कोई व्यक्ति किसी से प्रभावित होता है, वो क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, उसके दिमाग पर उसकी छाप पड़ जाती है। तो इसमें यही लिखना है कि सैन्य शक्ति राजनीतिक शक्ति से अलग होती है। सैन्य शक्ति में वास्तव में बल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है और इसके द्वारा व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालकर भी अपनी शक्ति दिखाई जा सकती है। इसके अलावा जो शक्ति का लक्ष्य है वो अलग अलग है। शक्ति का लक्ष्य समान नहीं है। फिर लिखना है शक्ति का लक्ष्य सामान्य नहीं है। शक्ति का लक्ष्य समान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि शक्ति सब जगह, मतलब शक्ति का उद्देश्य एक बराबर नहीं है। शक्ति का उद्देश्य यह एक बराबर नहीं है, चाहे उसका लक्ष्य एक जैसा नहीं है। जैसे प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक हैं, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का जो नज़रिया था वो शक्ति के बारे में सोचते थे शक्ति का उद्देश्य सामूहिक हित है, मतलब सबकी भलाई है। शक्ति प्राचीन जो यूनानी दार्शनिक थे उनके अनुसार शक्ति का उद्देश्य सामूहिक भलाई है, मतलब सबकी भलाई है। लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण का मानना है शक्ति का जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत हित है, मतलब व्यक्ति की भलाई है। तो दोनों में अंतर। इसमें लिखना क्या है कि शक्ति का लक्ष्य समान नहीं है, और इसमें लिखेंगे जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का मानना था कि शक्ति का उद्देश्य सामाजिक भलाई है, चाहे सामूहिक भलाई है, लेकिन यथार्थवादियों का मानना है कि शक्ति का उद्देश्य व्यक्तिगत भलाई है। इसके अलावा आप लिखेंगे शक्ति के धारकों को पहचानना, शक्ति के धारकों को पहचानना कठिन है। शक्ति के धारकों को पहचानना कठिन। धारक मतलब शक्ति को धारण करने वाले, अपनाने वाले। तो शक्ति के धारकों को पहचानना कठिन है। ये क्या है कि हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करते हैं। हर वर्ग, हर देश में, हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करते हैं और शक्ति रखते हैं और उसका प्रयोग उस निर्णय लेने में, कानून बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और वो खुलकर सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भारतीय जो लोकतंत्र है हमेशा से पूंजीपति वर्ग के हाथों में रहा है। भारतीय जो लोकतंत्र है वो हमेशा से पूंजीपति वर्ग के हाथों में रहा है, और वो क्या करते हैं कि समय पर वो, मतलब जब इलेक्शन होता है तो चंदा देते हैं और चुनाव के बाद सरकार पे अपने नीतियों
के लिए दबाव डालते हैं, अपने हित में कानून बनाने के लिए, अपने भलाई में कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं। तो इसमें लिखना है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास शक्ति होते हैं और उसका इस्तेमाल वो कानून बनाने में और कानूनों को लागू करने में दिखाते हैं, और वो खुलकर सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि भारतीय लोकतंत्र हमेशा से राजनीति जो पूंजीपति वर्ग है उनके हाथ में रहा है। भारतीय लोकतंत्र हमेशा से पूंजीपति वर्गों के हाथ में रहा है। वो चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं प्रचार करने के लिए, और जब सरकार बनती है तो अपने भलाई के लिए वो कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं, और सरकार भी उनके हित में, उनके भलाई में कानून बनाती है। तो इस तरह से जो शक्ति के धारक हैं उनको पहचानना कठिन होता है कि वास्तव में शक्ति किसके पास। हम तो सोचते हैं कि सरकार के पास ही शक्ति है, लेकिन सरकार के ऊपर भी कोई दबाव डालता है अपने भलाई के लिए कानून बनाने के लिए, अपने भलाई में कानून बनाने के लिए। वो पीछे लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं, जो सरकार को पैसे देते हैं, मतलब जो नेता होते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, उनको कर्ज देते हैं, चंदा देते हैं चुनाव में, और वो अपने हितों के लिए कानून बनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये है आपके शक्ति की विशेषता। ये 6 विशेषताएं आपको शक्ति की विशेषता ये लिखनी है। और इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे इसमें लास्ट, कि शक्ति के प्रकार। तो एक और लास्ट आपको हेडिंग बनाना है, शक्ति के प्रकार, कि शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। शक्ति के प्रकार एक लास्ट हेडिंग बनाएंगे आप, शक्ति के प्रकार, शक्ति के प्रकार। और ये शक्ति 3 प्रकार की होती है। और पहले आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। दूसरा आप लिखेंगे राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। और तीसरा लिखेंगे वैचारिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, वैचारिक शक्ति। 3 शक्ति है, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और वैचारिक शक्ति। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो आर्थिक शक्ति वर्तमान में क्या है कि आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति से अलग करना बहुत मुश्किल काम हो गया। आर्थिक शक्ति वही जिसके पास पैसा है, पूंजीपति लोग हैं, ये आर्थिक शक्ति है। और वर्तमान में आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति से अलग करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसलिए है कि हर शक्तिशाली व्यक्ति जो पूंजीपति वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, वो राजनीति में आना चाहता है और राजनीति को अपने हाथ में लेना चाहता है, ताकि अपने मतलब लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो कानून बनवा सके, चाहे कानून बना सके। तो इसलिए कहा जाता है कि राजनीति, आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति से अलग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर आर्थिक व्यक्ति, हर पूंजीपति व्यक्ति, हर शक्तिशाली व्यक्ति जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, वो राजनीति पे प्रभाव डालता है, चाहे राजनीति में आना चाहता है, ताकि अपने हितों को पूरा करने के लिए वो राजनीति से कानून बना सके। पैसे के रूप में तो वो शक्तिशाली होता ही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी दिक्कत कहाँ से आती है, कानूनी रूप से दिक्कत आती है। इसलिए वो कानून को भी अपने हाथ में लेना चाहता है, ताकि उसका काम कहीं ना रुके। पैसा तो है, लेकिन कानून भी अगर उसके हाथ में आ जाए तो बिना किसी रोक टोक के वो सारा काम कर सकता है। तो इसमें लिखना क्या है कि वर्तमान में पहले तो ये लिखेंगे कि आर्थिक मतलब जो पूंजीपति वर्ग है, चाहे पैसा वाले व्यक्ति है, वो आर्थिक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। और वर्तमान में आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि हर आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति, वो राजनीति में आना चाहता है, राजनीति पे प्रभाव डालना चाहता है, ताकि वो अपने हित में, अपने फायदे में कानून बना सके और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। दूसरा राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके द्वारा, जिसमें निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों को लागू किया जाता है और उन कानूनों को उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है। तो इसमें एक बार और बताता हूँ, राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत उस शक्ति, चाहे राजनीतिक शक्ति का अभिप्राय उस शक्ति से है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, निर्णयों को लागू किया जाता है
और उन निर्णयों को उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता है। तो इसमें राजनीतिक शक्ति में लिखेंगे। वैचारिक शक्ति क्या है? विचारों की शक्ति। हर पार्टी या चाहे हर व्यक्ति अपने विचारों का प्रभाव छोड़कर अपने स्थिति को मजबूत करना चाहता है, ताकि हम कई बार होता है कि उसकी किसी की विचारधारा से बहुत प्रभावित होते हैं और उस विचारधारा को मानने लगते हैं और उसको महत्व देने लगते हैं। जैसे मान लें कि एग्जाम्पल के लिए एक पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी चाहे साम्यवादी विचारधारा, और दो विचारधाराएं हैं। इसके अलावा कई व्यक्ति की भी अपनी विचारधारा हो सकती है, पार्टियों की भी। सभी पार्टियों का एक विचारधारा होता है। जैसे बीजेपी है, वो उसका विचारधारा का है हिंदुत्व पे काम करेगी। उसके सारे जितने भी निर्णय होंगे वो हिंदुत्व को केंद्र में रख के ही होंगे। तो इस तरह से विचारधारा होती है। विचारधारा में लिखेंगे कि हर व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से दूसरों पे प्रभाव छोड़ना चाहता है, ताकि अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से बनाए रख सके। जैसे विचारधारा, चाहे मार्क्सवादी विचारधारा, चाहे बीजेपी है, उनका एक विचारधारा है हिंदुत्व का विचारधारा। तो ये 3 विचारधारा हो गए, ठीक है। और ये राजनीति का शक्ति के रूप में अध्ययन ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, चाहे कहीं पे दिक्कत हुई होगी आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। ऐसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि इस पे हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं बीए से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है उसको, और यूपीएससी से संबंधित चीज़ें भी हम इस पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।